आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए समास को पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे एक प्रश्न तो आपको मिलने ही मिलने वाले हैं, इसलिए समास पर विशेष ध्यान देना है। देखिए, हिंदी में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं और मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा कि उन सभी सिलेक्टेड टॉपिक्स को मैं आपको पढ़ा दूं, जिससे कि आप मैक्सिमम नंबर कर सकें। चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं, सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं कि समास क्या है। देखिए, समास की परिभाषा को पहले समझते हैं। समास है क्या? देखिए, दो पदों का ऐसा रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, दो लोगों को आपस में जोड़ दिया जाए और जो नया चीज़, नया शब्द बनकर आ रहा है, उस शब्द में उन दोनों का अर्थ जो है वो मिलता जुलता रहे, उसे क्या कहेंगे? समास कहेंगे। किसी भी चीज़ को संक्षेप में ला देना ही क्या है? समास है। तो देखिए, समास का अर्थ संक्षेपीकरण होता है, दो शब्दों के योग को संक्षेप में बता देना। ठीक है, किसी बड़े विशाल अर्थ को क्या करना? संक्षेप में ही बता देना, क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। एग्जाम्पल में लिखा होता है ना, पीताम्बर, तो पीत प्लस अंबर दो शब्द हैं। पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र या कपड़ा। तो पीला वस्त्र धारण करने वाले मतलब विष्णु जी की बात कर रहा है। तो इतना लंबा कोटेशन बोलने के लिए हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं? पीताम्बर। तो देखिए, पूरे उतने बड़े अर्थ को क्या कर दिया गया है? एक छोटे से रूप में संक्षेप में ला देना ही क्या है? समास है। तो समास का अर्थ आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, समास के भेद को समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, समास के भेद की बात करें तो मुख्य तौर पर समास चार प्रकार का है। कौन कौन? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। ठीक है, 6 प्रकार के समास मुख्य तौर पर नहीं है। मेनली अगर बात करें तो समास कितने हैं? द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास। अब देखिए, पढ़िए क्या है नोट में कि प्राचीन भारत में विद्वानों ने द्विगु समास, ठीक है, और कर्मधारय समास को तत्पुरुष का ही भेद माना है। बातें समझ में आ रही ना? कि प्राचीन समय में की अगर बात करें तो द्विगु समास और कर्मधारय समास जो है ये क्या है? तत्पुरुष में ही रखा गया था प्राचीन समय में। मतलब अब की क्या किया गया है कि मॉडर्न हिंदी में तत्पुरुष समास में ही द्विगु समास को और कर्मधारय समास को निकाल लिया गया है। बात समझ में आ रही ना? इसीलिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तत्पुरुष और द्विगु और तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय, तो आप देखेंगे तीनों में कुछ समानताएं पाई जाएंगी। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? मेन प्रकार के 4 थे, बाद में तत्पुरुष में से 2 को और निकाल दिया गया, कुल मिलाकर 6 हो गए हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि वर्तमान समय में उन अलग करके समास के कुल कितने भेद हैं? तो 6 भेद बता दिए गए हैं। टोटल समास के कितने भेद होंगे? 6 भेद हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं और अपने पहले समास पर आते हैं, जिसका नाम है द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व समास की कहानी ये है कि द्वंद्व समास में जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान होंगे। ठीक ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसा समास जिनमें दोनों पद प्रधान हो उस समास को हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। सॉरी, ये द्वंद्व है, हाँ द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक है, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ दिखा गया भाई और बहन, गंगा यमुना, कर्ण अर्जुन, पाप पुण्य, ये सारे जो फैक्ट हैं, ठीक है, ये क्या है? इसमें देखिए, भाई भी प्रधान है, बहन भी प्रधान है, गंगा भी प्रधान है, यमुना भी प्रधान है, कर्ण भी प्रधान है, अर्जुन भी प्रधान है, पाप भी प्रधान है, पुण्य भी प्रधान है। तो ऐसे जिसमें दोनों के दोनों शब्द प्रधान हो, किसी एक पर अधिक फोर्स नहीं दिया गया हो, वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। दूसरी इसकी मुख्य तौर पे विशेषता क्या है? लगभग 90% एग्जाम्पल्स में मैं आपको बता दूं तो बीच में अगर देखा जाए तो सब में संयोजक चिन्ह जो होता है ये पाया जाएगा। यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये वाला चिन्ह, देखिए इस चिन्ह की मैं बात कर रहा हूँ, यही हर में पाया जाएगा। तो ये जिसमें पाया जाए वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। बातें समझ में आ रही ना? अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स में ये जो बीच में संयोजक चिन्ह है वो नहीं पाए जाते हैं और लोग उसे गलत करके चले आते हैं। तो हमें गलत बिल्कुल नहीं करना है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उसमें देखिए एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे देखिए धर्माधर्म, अगर इसको 2 भागों में डिवाइड कर दे तो क्या आएगा? धर्म और धर्म। ठीक है, पापा पाप, 2 भाग में डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? पाप और अपाप। अपाप मतलब पुण्य ही होगा। लाभा लाभ,
लाभ और अलाभ, अलाभ मतलब हानि, मतलब लाभ और हानि दोनों पद प्रधान हो गए। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, द्वंद्व समास में आएंगी। ये एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए। थोड़ी सी इसको पढ़ते हैं क्या इसमें बताया गया है कि इसमें दोनों पद संज्ञा सर्वनाम या क्रिया होने चाहिए। बात समझ में आ रही ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है कि दोनों पद संज्ञा सर्वनाम या क्रिया होने चाहिए। ध्यान देना है कि इसमें क्रिया विशेषण या विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर सीधे सीधे विशेषण नहीं होने चाहिए, ठीक ना, क्योंकि विशेषण जहाँ होगा वो शब्द फिर कर्मधारय बन जाएगा। तो इसको आप मेनली याद रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो द्वंद्व समास आएगा उसमें विशेषण नहीं होने चाहिए, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस विशेषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे की ओर बढ़े थोड़ा सा। अब आते हैं द्विगु समास से। देखिए द्विगु समास की कहानी ये है कि ये तत्पुरुष से निकला है। अब इसको समझते हैं क्या है। बहुत सबसे आसान समास आपको ये नजर आएगा कि इस समास का पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो। पहला पद तो सिर्फ संख्या को बताता हो, वो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, और दूसरा पद प्रधान हो जाए वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहे होंगे पंचवटी, त्रिरत्न, चौराहा, नवग्रह। पंचवटी पंच पाँच, त्रिरत्न त्रि, चौराहा चौ, ठीक है, नवग्रह नव। ये सारी चीज़ों में संख्या नजर आ रही है ना। देखिए 9 संख्या है, 5 संख्या है, 3 संख्या है, चौराहा में 4 संख्या है। ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, संख्या को दर्शा रही हैं। तो जहाँ पर भी पहला पद संख्यावाची हो जाएगा और दूसरा पद प्रधान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। बातें समझ में आ रही ना। अब इसी में ध्यान देना है कि यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची हो परंतु दो पद मिलकर तीसरा अर्थ देते हों तो वहाँ पर समास कैसे क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। अभी मैं बहुव्रीहि को आपको समझा देता हूँ, फिर ये जो मैंने लिखा है ये आप समझ जाएंगे कि मैंने क्यों आपको बताया है। चलिए बहुव्रीहि समास को देखते हैं क्या है। जहाँ पर दोनों पद अप्रधान हों, कोई पद प्रधान नहीं होगा बल्कि एक तीसरा प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। एग्जाम्पल में देखिए जहाँ पे माँ बाप और बच्चा तीनों है। कुछ घर की कहानी ये है कि माँ बाप सिर्फ कठपुतली की तरह है, सारे डिसीजंस बच्चे ही लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, न माँ प्रधान हुई न बाप प्रधान हुआ, न पहला पद प्रधान हुआ न दूसरा पद प्रधान हुआ, बल्कि एक विशेष तीसरा जो पद है वो प्रधान हो गया। ऐसे सिचुएशंस में क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। बातें समझ में आ रही हैं। एग्जाम्पल में देखिए बहुव्रीहि समास का क्या है, चतुरानन, दशानन, चतुर्भुज, पंचानन, त्रिभुवन। ये जो एग्जाम्पल हैं इसमें दोनों चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। देखिए चतुरानन 4, दशानन 10, चतुर्भुज ठीक है मतलब 4, पंचानन 5, त्रिभुवन 3। इसमें भी संख्याएं आ रही हैं। लेकिन अब देखिए जो संख्याएं आ रही हैं ये क्या है, पढ़िए। चतुरानन जिसके 4 सिर हों, मतलब ब्रह्मा जी की बात कर रहा है। दशानन जिसके 10 सिर हों, जिस मतलब रावण की बात कर रहा है। चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज को आप स्किप कर दीजिए 1 मिनट के लिए। पंचानन, ठीक, चतुर्भुज मतलब जिसके 4 हाथ हों। पंचानन जिसके 5, मतलब ये हनुमान जी की बात कर रहा है। त्रिभुवन शंकर जी की बात कर रहा है। चतुर्भुज विष्णु जी की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से डिनोट हो रही है कि ये जो आपको संख्यावाची शब्द मिल रहे हैं इसमें पहला और दूसरा पद नहीं प्रधान है, कोई विशेष पद प्रधान है। इसलिए यहाँ पे कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लेकिन इसके अच्छा यहीं पे देखिए मैंने क्या आपको बताया था विशेष तौर पे बहुव्रीहि में, यदि किसी पद का पहला पद संख्यावाची हो परंतु 2 पद मिलकर तीसरा अर्थ हो तो वहाँ पर समास कैसा होगा, बहुव्रीहि होगा, न कि आपको क्या मिलने वाला है, द्विगु मिलने वाला है। तो ये यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब द्विगु के कुछ मुख्य एग्जाम्पल हैं उसको देखिए क्या है। जैसे पीताम्बर कृष्ण, पीला वस्त्र कृष्ण या विष्णु पहनते हैं। नीलकंठ शिव जी को कहेंगे जिनका कंठ नीला है, ठीक है। लंबोदर गणेश जी कहेंगे, लंबा है उदर जिसका वो कौन है, गणेश जी है, गणेश जी का पेट
बढ़ा हुआ है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव की बात कर रहा है। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, कृष्ण या विष्णु की बात कर रहा है। तो जहाँ पर ऐसे चीज़ें नजर आएँ वहाँ पे क्या आपको नजर आना चाहिए, सीधे सीधे तौर पर बहुव्रीहि समास नजर आना चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स और आप देखिए क्या है। 31 21 और 61, 1 और 30, 1 और 20, 1 और 60, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसको डिनोट करेंगी, तो बहुव्रीहि समास को डिनोट करेंगी, न कि द्विगु समास को डिनोट करेंगी। बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं द्विगु और बहुव्रीहि को। तो इस अंतर को आप समझिए, 31, 21 और 61, 1 और 30, 1 और 20, 1 और 60, दोनों पद हो जा रहे हैं, ठीक है ना। 1 प्रधान है ना 20 प्रधान है, तीसरा पद प्रधान हो जा रहा है। ऐसे सिचुएशंस में ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। आगे की ओर बढ़ें थोड़ा सा, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, कर्मधारय पर आते हैं, ठीक ना। कर्मधारय को समझते हैं थोड़ा सा, क्या है कर्मधारय समास। देखिए इस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, जहाँ पर एक पद विशेषता को बताए और दूसरा पद जो हो वो विशेष हो, मतलब उसी की विशेषता पहला पद बता रहा हो, वहाँ पर कैसा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। कभी कभी ये पढ़िए, ये कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। जब मैं द्वंद्व बताया था तो मैंने कहा था कि देखिए उसमें विशेषण नहीं होने चाहिए, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, परंतु विशेषण और क्रिया विशेषण बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। ये मैंने आपको द्वंद्व में बताया था। क्यों बताया था, अभी आपको कर्मधारय में समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अब एग्जाम्पल में देखिए, महादेव, देव मतलब भगवान, मतलब देवताओं की बात कर रहा है। महा जो महान हो, तो ऐसा देव जो महान हो, ये क्या कर रहा है, देव की विशेषता को बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कर्मधारय समास हो जाएगा। पीताम्बर की बात समझिए, पीताम्बर की अगर हम बात करें तो पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर, तो अंबर मतलब क्या हो गया, वस्त्र, और पीत मतलब क्या हो गया, पीला। तो वस्त्र क्या है, पीला है, तो यहाँ पे वस्त्र की विशेषता बता रहा है, पीत विशेष, और सॉरी अंबर विशेष, पीत विशेषण हो जाएगा। नील गाय जो घूमती टहलती रहती है, बड़ा नुकसान करती गाँव में, ठीक है। नील मतलब नीला हो, गाय मतलब जो गाय की तरह हो, ऐसी गाय जो नीली हो नील गाय हो जाएगी। नीलकंठ, ऐसा कंठ, मतलब कंठ की ही विशेषता बता रहा है कि कंठ कैसा है, नीला है, ठीक है। महात्मा, महान आत्मा, कोई आत्मा महान है, ठीक है। कुछ हम लोग तो पापी प्रकृति के आदमी हैं, तो ऐसी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कर्मधारय में होंगी। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये देखिए, ये कई बार आपको फंसाएगा। लाल पीला, गोरा काला, आप देख रहे होंगे ये चिन्ह नजर आ रहा है ना, इसको देखकर आप द्वंद्व पर नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये लाल और पीला संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया नहीं है, यह विशेषण है। गोरा और काला संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया नहीं है, ये भी क्या है, विशेषण है। तो जहाँ पर विशेषण हो जाए, समझ रहे हैं, जहाँ पर विशेषण हो वहाँ पर सीधे सीधे आपको कर्मधारय समास करके आ जाना है। अब आप इसके पहले ये देखेंगे कि पीताम्बर मैंने आपको बहुव्रीहि में बताया, और इसी पीताम्बर और नीलकंठ को मैं आपको कर्मधारय में बता रहा हूँ। तो आपको सिर्फ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना है। अगर बहुव्रीहि मिलता है तो आप बहुव्रीहि लगा देंगे, कर्मधारय मिलता है तो कर्मधारय लगा देंगे। बहुत कम ऐसा मिलेगा कि आपको दोनों मिल जाए। दोनों मिलता है तभी भी आप बहुव्रीहि को अधिक प्रीफर कीजिएगा। हालांकि आप दोनों लगा सकते हैं, कोई अधिक समस्या नहीं आएगी, लेकिन आप बहुव्रीहि को थोड़ा सा अधिक प्रीफर कीजिएगा। क्यों, क्योंकि जो कर्मधारय समास है ये एक्चुअली तत्पुरुष से निकला हुआ समास है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अव्ययी भाव समास को समझिए। अव्ययी भाव समास क्या है, इसमें पहला पद अव्यय होगा। अव्ययी भाव से ही समझ में आ रहा है कि अव्यय हो जाएगा। कौन सा, पहला पद। एग्जाम्पल में देखिए, यथाशक्ति, ये यथा क्या है, शक्ति के बारे में बता रहा है, ये क्या है, अव्यय है। प्रतिदिन, प्रति क्या हो गया, अव्यय हो गया। अनुरूप, अनु क्या होता है, अव्यय होता है। आमरण, आ क्या होता है, अव्यय होता है। बहुत आसान है, जहाँ पर पहला पद ही क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, वहाँ पर हम क्या करेंगे, कौन सा समास बता देंगे, अव्ययी भाव समास बता देंगे। अब यहाँ देखिए क्या है, धीरे धीरे, बार बार, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं आपको, अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है ये। धीरे धीरे, बार बार,
थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यहाँ भी संयोजक चिन्ह है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे भी एक प्रकार की, धीरे क्या है, अव्यय है, बार बार क्या है, अव्यय है, ठीक, और क्रिया विशेषण नहीं है, ध्यान देंगे, ये सॉरी ये विशेषण नहीं है, अव्यय है, धीरे धीरे, बार बार, थोड़ा थोड़ा। बात समझ में आ रही नहीं, ये क्या है, विशेष अव्यय है, तो ये चीज़ें किस में आएंगी, अव्ययी भाव समास में आ जाएंगी, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं। देखिए यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं और इसे कुछ लोग द्वंद लगा के चलाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अर्थ को समझना है कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। अगर ये तीन है तो आपका किस में आ जाएगा, द्वंद में। अगर वो विशेषण है तो किस में आएगा, कर्मधारय में। अगर वो अव्यय है तो किस में आ जाएगा, अव्ययी भाव समास में। आगे आते हैं तत्पुरुष में, लास्ट समास ही है हमारा। तत्पुरुष को समझ लेते हैं, आसान हो जाएंगी चीज़ें। देखिए तत्पुरुष के कहने का है जहां पर दोनों पद किसी न किसी कारक से बंधे होते हैं, वहां पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। कारक मैंने इसके पिछले वाली वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था ना, कर्ता ने कर्म को करण के, तो वो कारक के पद बताए थे मैंने, वहीं पर है। अब तत्पुरुष के एग्जाम्पल को जरा आप समझिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये संबंध कारक को बता रहा है। राजरानी, राजा की रानी, ये भी संबंध को बता रहा है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, मतलब रोग के माध्यम से ग्रस्त है, संप्रदान की बात कर रहा है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण कारक की बात कर रहा है। एक चीज़ आप देखेंगे कि जैसे ही इसका हम लोग इसको दो भागों में तोड़ रहे हैं, तो जो बीच में पद आ रहे हैं वो क्या है, किसी न किसी प्रकार के कारक से बने हैं। तो जहाँ पर किसी न किसी प्रकार का कारक होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। हिंदी में आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि ये तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, द्वंद्व है, द्विगु है, क्या है। बात समझ में आ रही ना। संस्कृत में कभी कभार इन समासों में तत्पुरुष के में अंदर जाकर पूछता है। अब यहीं पे मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। देखिए मेरी बात को, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये का जो है ये कौन सा कारक है, तो संबंध कारक है। बातें समझ में आ रही ना। राजरानी, राजा की रानी, ये भी कैसा है, संबंध कारक होगा, ठीक है। इसके बाद रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ये कैसा है, संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का मतलब है चौथी विभक्ति, ठीक, 4 नंबर पे आएगा संप्रदान, तो चौथी विभक्ति। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण की बात कर रहा है, ये कैसी हो जाएगी, अष्टमी विभक्ति के आसपास जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से देखिए 2-3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है इसे। जैसे पहला नहीं होता है, ठीक ना, क्योंकि वो क्या नाम है, ने के हिसाब से है। द्वितीय से स्टार्ट होता है। द्वितीय तत्पुरुष क्या है, जहाँ पे को आए, ठीक है। माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। सुख प्राप्त, मतलब सुख को प्राप्त करने वाला। पतित पावन, पतितों का पावन। तो को जहाँ पर नजर आ जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष कहलाएगा ये, कारक के हिसाब से। बातें समझ में आ रही ना आपको। तृतीय तत्पुरुष देखिए, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, जिसका नेत्र है ही नहीं। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत। रस भरा, रस से भरा, ये सारी चीज़ें करण कारक में आएंगी। और करण कारक जहाँ पे से किसका है, करण कारक का है, और करण कारक तीसरे पे आता है। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये क्या हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही कॉमन से चीज़ें हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चतुर्थी विभक्ति में के लिए, शिवर्पण, शिव के लिए अर्पण। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। जैसे जैसे आप इनको विच्छेद करेंगे, के लिए आ गया, और के लिए संप्रदान कारक है, मतलब चौथी विभक्ति हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। ये बहुत, इससे अगर आप नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, सिर्फ आप तत्पुरुष भी याद रखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। पंचमी को देख लीजिए। पंचमी तत्पुरुष की अगर बात करता है तो पंचमी मतलब अपादान से अलगाव की बात हो रही है। पदच्युत, पद से च्युत, च्युत मतलब हटा देना। तो आप एक चीज देख रहे हैं, से अलगाव की बातें यहाँ नजर आ गई हैं। बलहीन, बल से हीन, जिसके अंदर शरीर में बल ही ना हो, बल, शरीर से बल को निकाल देना। ये सारी चीजें किस में आएंगी, पंचमी तत्पुरुष में आएंगी। षष्ठी की बात करते हैं, ठीक है। चलिए षष्ठी की अगर बात करते हैं
तो काकी के संबंध देखिए, राजपुत्र, राजा का पुत्र, षष्ठी तत्पुरुष होगा संबंध कारक के साथ। राजभवन, राजा का भवन, का फिर से आया। देश सेवा, देश की सेवा, तो का की के रारी रे नानी ने संबंध कारक थे, तो यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष होगा, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, आगे की ओर बढ़े, एक मिनट जरा, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, सप्तमी पढ़ते हैं। सप्तमी तत्पुरुष में पै पर ऊपर वाली चीज, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। ठीक है, स्वर्गवासी, स्वर्ग में बसने वाले, स्वर्गवासी मतलब जो स्वर्ग में रहता हो। ठीक है, नरोत्तम, नरों में उत्तम, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, सप्तमी तत्पुरुष में आ रही हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको देखिए अगर तत्पुरुष में समस्याएं आ रही हैं, फालतू चीज़ें ये लग रही हैं, तो कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आप तत्पुरुष याद रखिएगा। अगर कि तत्पुरुष में कौन कौन से चीज़ें आएंगे, वो चीज़ कोई न कोई कारक से बंधे होंगे, वो चीज़ें तत्पुरुष में हो जाएंगी। ठीक है, कर्मधारय में क्या था, जहाँ पर विशेषण और विशेष नज़र आ जाएं या सिर्फ विशेषण नज़र आ जाए, वो क्या होगा, कर्मधारय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुव्रीहि को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुव्रीहि में क्या होगा, जहाँ पर क्या हो, दोनों पद अप्रधान हो और दोनों मिलकर किसी तीसरे की विवेचना कर दें, वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। समझ में आ रही बातें, क्या है इसकी, द्विगु की बात बता रहा था, जहाँ पर क्या थे, दोनों पद, द्विगु समास में जहाँ पर पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो, वो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, क्या हो जाएगा। एक और समास है, ठीक है, इसको बता देते हैं, और ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की कहानी क्या थी कि इसमें दोनों पद प्रधान थे। एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूँ, भाई और आगे बहन, तो ये दोनों पद क्या हैं, प्रधान हैं। ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, ये भी सर्वनाम होना चाहिए, ये भी सर्वनाम होना चाहिए, यह भी क्रिया होनी चाहिए, यह भी क्रिया होनी चाहिए। संज्ञा सर्वनाम और क्रिया होगा तभी द्वंद्व होगा। अगर संज्ञा सर्वनाम क्रिया नहीं है, विशेषण है, विशेषण है, तो वो कर्मधारय हो जाएगा, और अव्यय है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसे बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, नहीं तो आप यहीं पे गलत करके आएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। इतना आप पढ़ के जाइए, सफिशिएंट है। हिंदी से प्रश्न कतई नहीं गलत आपके होंगे, अगर जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको याद हैं तो उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।